हेलो सर, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, रूपा ने बुझी बुझी सी आवाज में कहा। क्या हुआ रूपा जी, क्या तबीयत ज्यादा खराब है? बॉस के स्वर में चिंता थी। नहीं सर, बस यूं ही, शायद बुखार है। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? इस उम्र में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। टेक केयर। आप ठीक कह रहे हैं सर, कहकर उसने फोन रख दिया। 55 पतझड़ों का डटकर सामना किया है रूपा सिंह ने, अब हिम्मत हारने लगी है। हाँ, पतझड़ का सामना वसंत से तो उसका साबका नहीं के बराबर पड़ा है। जब वह 7-8 साल की थी, एक ट्रेन दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अपनी बढ़ती उम्र और अन्य बच्चों की परवरिश का हवाला देकर दादा दादी ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नानी उसे अपने साथ ले आए और उसे पढ़ाया लिखाया। अभी वह 20 साल की भी नहीं हुई थी कि नानी भी चल बसी। मामा मामी ने जल्दी ही उसकी शादी कर दी। पति के रूप में 7 फेरे लेने वाला शख्स भी स्वार्थी निकला। उसके परिवार वाले लालची थे, रोज रोज कुछ न कुछ सामान या पैसों की फरमाइश करते रहते। वे उस पर ये दबाव भी डालते कि नानी के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है, उनसे मांगो। मामा मामी से जितना हो सका उन्होंने किया, फिर हाथ जोड़ लिए। उनकी भी एक सीमा थी, उन्हें अपने बच्चों को भी देखना था। उसके बाद उसकी ससुराल वालों का जुल्म सितम बढ़ता गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे जान से मारने की भी प्लानिंग करनी शुरू कर दी। श्वेता और मयंक का बोध थे। रूपा कामपुर थी, बच्चों का क्या होगा? वे उन्हें भी मार देंगे। उन्हें अपने बेटे की ज्यादा दहेज लेने के लिए दोबारा शादी करनी थी। बच्चे राह में रोड़ा बन जाते। एक दिन हिम्मत करके रूपा दोनों बच्चों को लेकर मामा के यहाँ भाग आई। ससुराल वालों का स्वार्थ नहीं सधा था। वे एक बार फिर उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन उस घर में वह दोबारा लौटना नहीं चाहती थी। मामा और ममेरे भाई बहनों ने उसे सपोर्ट किया और उसका तलाक हो गया। उसे ससुराल से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब दोनों बच्चों की परवरिश की समस्या मुंहबाई खड़ी थी। बस रहने का ठिकाना था, उसके लिए यही राहत की बात थी। मामा ने एक कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, श्वेता और मयंक को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। दोनों बच्चों को वह वेल सेटल करना चाहती थी। वह जी तोड़ मेहनत करती, कुछ मदद ममेरे भाई बहन भी कर देते। उसके मन में एक ही बात बार बार उठती थी कि जैसी जिंदगी उसे गुजारनी पड़ी है, बच्चों पर उसकी छाया तक न आए। रूपा ने दोनों बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। उन्हें हमेशा यही समझाती रहती कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है। बच्चे होनहार थे, हमेशा कक्षा में अव्वल आते। वक्त सर पर दौड़ता रहा। मयंक ने IIT में दाखिला ले लिया। श्वेता ने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। श्वेता बेंगलुरु में ही जॉब करने लगी थी। उसने अपने जीवन साथी के रूप में देवेश को चुना। दोनों ने साथ साथ कोर्स किया और साथ साथ स्टार्टअप भी किया। रूपा और मयंक को भी देवेश काफी पसंद आया। मयंक ने भी अपने पसंद की लड़की से शादी की। रूपा काफी खुश थी कि उसके दोनों बच्चों की गृहस्थी अच्छे से बस गई। उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिले। मयंक पहले हैदराबाद में कार्यरत था। पिछले साल कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया। वह कहता, मम्मा, यदि मैं यहाँ सेटल हो गया तो फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। रूपा हंसकर कहती, बेटा, मैं वहाँ आकर क्या करूंगी भला? तुम लोग लाइफ एंजॉय करो। मामा मामी की भी उम्र काफी हो गई है, ऐसे में उन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? मयंक भी इस बात को समझता था, लेकिन फिर भी वीडियो चैटिंग में यह बात हमेशा कहता। मामा मामी भी रूपा से कहते, अब हमारी उम्र हो गई, जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए तुम मयंक के पास चली जाओ। श्वेता और देवेश बीच बीच में आते और बेंगलुरु में सेटल होने के लिए कहते। बच्चों को हमेशा माँ की चिंता सताती रहती। उन्होंने बचपन से माँ को कांटों पर चलते, चुभते कांटों से लहूलुहान होते और सारा दर्द पीते हुए देखा था। वे चाहते थे कि अब माँ को खुशी दें। उन्हें अब काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन वह कहती, जब तक यहाँ हूँ काम करने दो। इसी काम ने हम लोगों को सहारा दिया और हमारा जीवन जीने लायक बनाया है। जब थक जाऊंगी देखा जाएगा। कुछ समय बाद मामा मामी की मृत्यु हो गई। रूपा अब निपट अकेली हो गई। इधर कुछ दिनों से बार बार उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। इस वजह से वह थोड़ी कमजोर हो गई थी। 6 महीने पहले उसके ऑफिस में नए बॉस आए थे, रूपेश मिश्रा। वे कर्मचारियों से बहुत अच्छे से पेश आते, उनके साथ मिलकर काम करते। उनकी उम्र 60 साल के आसपास होगी। कुछ साल पहले एक लंबी बीमारी से उनकी पत्नी का साथ छूट गया था। 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो गई थी। वे अकेलेपन से जूझते हुए खुद को काम में लगाए रहते, कर्मचारियों में अपनापन ढूंढते रहते। वे उदार और खुशदिल थे।
कभी भी रूपा से अपने दिल की बात शेयर करते थे। जब वे अपनी पत्नी की बीमारी का जिक्र करते तब उनकी आंखें भर आती। वे पत्नी को बेहद प्यार करते थे। वे कहते, हमने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन वह बीच में ही छोड़कर चली गई। मेरी बेटियां बहुत केयरफुल हैं, लेकिन इस मोड़ पर तन्हा जीवन बहुत सालता है। तन्हाई का दर्द तो रूपा भी झेल रही थी। उसे भी रूपेश से दिल की बात करना अच्छा लगता था। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों जब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचते तब मन कसला हो जाता। ये भी कि यदि कभी बीमार पड़ गए तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी न होगा। उस पर आए दिन अकेले बुजुर्गों की मौत की खबर उनमें खौफ पैदा करती। जब भी ऐसी खबर पढ़ते या टीवी पर ऐसा कुछ देखते कि मौत के बाद कई कई दिनों तक अकेले इंसान की लाश घर में सड़ती रही, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। मौत एक सच है, यदि उसकी बात छोड़ भी दे तो भी शेष जीवन अकेले बिताना आसान नहीं था। न कोई बात करने वाला, न कोई दुख दर्द बांटने वाला। बंद कमरा और उसकी दीवारें, कैसे गुजरेंगे उनके दिन। रात की तन्हाई में जब वे सोचते, सन्नाटा राक्षस बनकर उन्हें निगलने लगता। रूपा ने बातों बातों में मयंक और श्वेता को अपने बॉस रूपेश मिश्रा के बारे में बता दिया था। ये भी कि वे एक अच्छे इंसान हैं और सबके सुख दुख में काम आते हैं। वह बच्चों से वैसे भी कुछ नहीं छिपाती थी। बच्चों के साथ शुरू से ही उसका ऐसा तारतम्य है कि वह जितना बताती उससे ज्यादा वे दोनों समझते। रूपा बिस्तर पर लेटी लेटी जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। एक एक दृश्य चलचित्र बन उसकी आंखों में उभर आए थे। उसकी बीती जिंदगी पर लगाम तब लगी जब कॉल बेल बजी। उसने घड़ी देखी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? वह अनमनी सी बालों का जूड़ा बनाते हुए उठी। की होल से देखा, सामने रूपेश मिश्रा खड़े थे। उसने झटपट दरवाजा खोल दिया। अरे आपकी तबीयत कैसी है? मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए चला आया। रूपेश ने खुशबूदार फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत दिनों बाद कमरा भीना भीना महक उठा। इस महक ने रूपा को भी सराबोर कर दिया। सर बैठिए न, मैं ठीक हूँ। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आपने डॉक्टर को दिखाया? अरे बस यूं ही मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। देखिए, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं होती। चलिए मैं साथ चलता हूँ। रूपेश मोबाइल निकालकर डॉक्टर का नंबर लगाने लगा। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। यदि बुखार कल तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो मैं चेकअप करा लूंगी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि रूपेश घर आ जाएंगे। ये सर क्या लगा रखा है आपने? ये ऑफिस नहीं है, उसने प्यार से झिड़की दी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, डॉक्टर को दिखाना ही होगा। बस आप चलिए। ये कैसा हट है? रूपा असमंजस में पड़ गई। उसी समय मयंक का वीडियो कॉल आया। उसे जैसे एक बहाना मिल गया। उसने कॉल रिसीव कर लिया। मयंक ने भी वही सवाल किया, मम्मी तुमने डॉक्टर को दिखाया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सारा दिन कष्ट सहती रही। अब तुम मुझे डांटो। तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। मम्मी तुम अपने लिए कितनी केयरफुल हो, यह मैं बचपन से जानता हूँ। अरे अंकल आप। नमस्ते। मयंक की नजर वही सोफे पर बैठे रूपेश पर पड़ी। देखो ना बेटे, मैं भी यही कहने आया हूँ, पर ये मानती ही नहीं। वैसे तुमने मुझे कैसे पहचाना? मम्मी से आपके बारे में बात होती रहती है। अंकल आप आ गए हो तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर ही जाना। आपको तो पता ही है कि अगले महीने हम लोग आ रहे हैं, फिर मम्मी की एक नहीं चलेगी। मयंक ने रूपेश से भी काफी देर बात की। ऐसा लगा जैसे वे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। दोनों ने मिलकर रूपा को राजी कर लिया। मयंक ने कहा, अब आप लोग जल्दी जाए, आने के बाद फिर बात करता हूँ। 8:30 बजे के करीब वे लोग डॉक्टर के यहाँ से लौटे। रूपेश ने उसे दरवाजे तक छोड़ जाने की इजाजत मांगी, लेकिन रूपा ने उन्हें अंदर बुला लिया। इस भागदौड़ में चाय तक नहीं पी थी किसी ने। वह 2 कप कॉफी ले आई, साथ में ब्रेड पीस सेक लिए थे। अब वीडियो कॉल पर श्वेता थी, अपने बिंदास अंदाज में। चलो मम्मी, तुमने किसी की बात तो मानी। मयंक ने मुझे सब बता दिया है। मम्मी और अंकल, हम लोगों ने आप दोनों के लिए कुछ सोचा है। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अब ये दोनों क्या गुल खिला रहे हैं? श्वेता ने बिना लागू पेट के दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन लोगों की समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, गुस्सा दिखाएं, इग्नोर करें या दोनों ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेकिन बात ये भी थी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत और फिक्र थी। श्वेता देर तक माँ और दोस्त की भूमिका में रही। आखिर उसने कहा कि आप लोगों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर आप दोनों दोस्त हो तो क्या साथ साथ नहीं रह सकते?
हमारा समाज इस दोस्ती को बिना शादी के कबूल नहीं करेगा और इससे ज्यादा की परवाह करने की हमें जरूरत भी नहीं। आपकी शादी के गवाह हम बनेंगे। रूपेश के मन में हिचक थी। बोले, मेरी बेटियों को भी रूपा के बारे में पता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम दोनों भाई बहनों को। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, उन लोगों का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी ब्रैड से काम नहीं चलेगा, आप खाना ऑर्डर कर दो, अंकल को खाना खिलाकर ही भेजना। और हाँ, डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसे समय पर लेना और कल सारा चेकअप करवा लेना। दोनों अवाक थे। बच्चों को यह क्या हो गया है? उनके दिल में कब से कुछ घुमड़ रहा था, वह आंखों के रास्ते छलक आया। रूपेश ने रूपा का हाथ थाम लिया। और कुछ नहीं तो उम्र के इस पड़ाव पर हमें सहारे की जरूरत तो है ही। रूपा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। इतना सुकून शायद जीवन में उसे पहली बार महसूस हुआ। वह सोच रही थी, जब वसंत की उम्र थी उसने पतझड़ देखे। अब पतझड़ के मौसम में वसंत आया है। लगदक लगदक। धन्यवाद।